और चलिए अब खबरें विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फरियादी की मदद करने वाले सरपंच पर हमला हुआ। चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या हुई। चाचा को जीप से कुचलकर मारने की कोशिश की गई। गांव के दो लोगों के बीच ये विवाद था। सरपंच ने एक पक्ष का दिया था साथ, मददगार बनने पर एक पक्ष ने किया हमला। तो आप देखिए कि चाचा को जीप से कुचलकर मारने की भी कोशिश हुई तो गांव के दो लोगों के बीच विवाद चल रहा था और इस विवाद के चलते सरपंच पर हमला हुआ है, क्योंकि सरपंच एक पक्ष का साथ दे रहा था। मददगार बनने पर एक पक्ष ने हमला किया है, यानी कि दो पक्ष थे, विवाद था, एक पक्ष का सरपंच ने साथ दिया और इसके चलते सरपंच पर हमला हुआ है। चाचा को जीप से कुचलकर मारने की कोशिश की गई। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, मददगार बनने पर सरपंच के ऊपर हमला हुआ, पूरी जानकारी बताएं, पूरा मामला है क्या? देखिए, ग्वालियर जिले के घाटी गांव ब्लॉक के बनेरी गांव का करीब रात 11 बजे के आसपास का एक घटनाक्रम है। यहाँ गांव में रहने वाले विक्रम रावत जो सरपंच है, वो कल शाम को अपने ही गांव में रहने वाले अरविंद रावत नाम के शख्स के साथ जो मारपीट हुई थी, मारपीट के आरोपी थे पोषण रावत, मुकेश रावत सहित अन्य लोग। इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए सरपंच अपने साथ लेकर गया था अरविंद को। और इसी बात से नाराज होकर जो आरोपी पक्ष है वो पक्ष रात 11 बजे के लगभग सरपंच के घर पहुंचे। उस दौरान सरपंच तो हालांकि बनेरी गांव में नहीं मिले, लेकिन उनका भाई रामनिवास वहां मौजूद था। रामनिवास को इन आरोपियों ने गोली मारी और उसके बाद सरपंच के चाचा जो भरत रावत थे उनको जीप से कुचल कर घायल कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें जय रोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो घटना जो हुई है, कहीं ना कहीं हत्या हुई और उनके चाचा की हत्या की कोशिश हुई। इस घटना के बाद आरोपी फरार हो गए और देर रात 3 थाने की पुलिस गांव में पहुंची है। गांव में तनाव का माहौल है। यही वजह है कि पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया, हत्या का मामला दर्ज कर लिया। पोषण रावत, मुकेश रावत और उनके साथियों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। सभी की तलाश पुलिस कर रही है। साथ ही घायल जो चाचा हैं सरपंच के, उनके इलाज के लिए भी निगरानी ग्वालियर में की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ा घटनाक्रम है, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। तो पूरा जो घटनाक्रम है आपने सुना और अब गांव के दो लोगों के बीच विवाद के चलते सरपंच भी इसमें पिस गया और सरपंच के ऊपर हमला हुआ है। हालांकि पूरे मामले की जांच गहनता से पुलिस कर रही है। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो वहीं कोरोना संक्रमण और अनलॉक को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता को कल संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू अनंत काल तक नहीं रह सकता है। 1 जून से धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां खोलेंगे। 31 मई के बाद भी लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करना है। उन्होंने कहा कि सावधानी के साथ प्रदेश को धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा। मार्केट गाइडलाइन के साथ खुलेंगे, सभी चीजें एक साथ नहीं खोलेंगे। सरकार तीसरी लहर की भी तैयारी कर रही है और इसके लिए रोड मैप तैयार है। अनलॉक के बाद भी कोरोना के टेस्ट जारी रहेंगे और फीवर क्लिनिक, मोबाइल टेस्टिंग जारी रहेंगे। साल तक नहीं रह सकता, हमने तय किया है। 1 जून से धीरे धीरे हम आर्थिक गतिविधियां खोलेंगे, शुरू करेंगे, क्योंकि दुनिया भी तो हमें चलानी है और कोरोना का वायरस रहेगा, इसलिए वायरस के रहते हुए दुनिया चलानी है। लेकिन सावधान, अगर असावधान रहे, अचानक निकल पड़े, भीड़ें इकट्ठी होने लगी, मेला ठेला शुरू हो गए, आयोजन प्रारंभ हो गए, तो संक्रमण को बढ़ते देर नहीं लगेगी, हम फिर से संकट में फंस जाएंगे। और मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमने वो दिन देखे हैं जब अस्पताल के बिस्तर भरे थे, ऑक्सीजन के लिए दिनों रात एक करनी पड़ी, कितनी तकलीफें उठाई हमने। उन भाई और बहनों से पूछो जिनको ऑक्सीजन लगी थी, वेंटिलेटर पे चले गए, कई इस दुनिया से चले गए। क्या उस कष्ट को हम फिर से देखना चाहते हैं? क्या वो परिस्थिति फिर से वापस आए, इसकी हम कल्पना भी कर सकते हैं? कदापि नहीं। हम वैसी परिस्थितियां नहीं बनने देंगे और इसलिए
सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए कोरोना कर्फ्यू धीरे धीरे खोला जाएगा। और कौन तय करेगा? आप तय करोगे कैसे खोला जाएगा। गांव में कौन सी गतिविधि चालू रहेगी, कौन सी बंद रहेगी, यह गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को तय करना है। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर दर्ज मुकदमा वापस नहीं होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 2 टूक कहा कि उन पर दर्ज मुकदमा वापस नहीं होगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पेन ड्राइव उनके पास है तो एसआईटी को जाकर दे दे, नहीं दे सकते हैं तो सच को स्वीकार कर ले। वापस लेने का कहीं प्रश्न नहीं, कोई मामला वापस लेने का कहीं प्रश्न नहीं, कोई मामला वापस लेने का कहीं प्रश्न नहीं, कोई मामला वापस लेने का कहीं प्रश्न नहीं, कोई। एनएचएम के निदेशक छवि भारद्वाज से भरोसा मिलने के बाद भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया। एनएचएमएम के निदेशक ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को पत्र जारी करके कहा कि उनकी मांगों को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। मांगों को पूरा करने के लिए काम भी शुरू हो चुका है। नियमित कर्मचारियों के वेतनमान का 90% वेतनमान संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को देने का फैसला वित्त विभाग से परामर्श के बाद जून के दूसरे सप्ताह में किया जाएगा। एनएचएम के आश्वासन को नकारते हुए संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। उधर खरगोन में हड़ताली संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मंत्री हरदीप सिंह डंग का घेराव किया और स्वास्थ्य कर्मी की तरह समान वेतन देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं मंत्री ने संविदा कर्मचारियों की मांग को लेकर सीएम से बात करने का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि हरदीप सिंह डंग कोरोना पर समीक्षा बैठक लेने खरगोन पहुंचे थे। बात होगी उनको अवगत करो। मेडिकल कॉलेज के लिए भी मांग उठ रही है खरगोन में। बिल्कुल सही बात है, बड़ा जिला है और लगातार यहाँ पर पहले भी मांग उठती रही है। और एक मेडिकल कॉलेज पहले यहाँ पर जो मेरे को दिए हैं डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो उसमें खरगोन में खोलने की बात की गई थी। तो ये बात मैं वहाँ पर मुख्यमंत्री जी से रखूँगा कि यहाँ पर एक तो खुले तो अच्छी सुविधा यहाँ के नागरिकों को मिल सके। एमपी से कोरोना पर राहत भरी खबर है, जहां 24 घंटे में 2182 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 7486 मरीज रिकवर हुए, जहां एक्टिव केस की संख्या 43,258 हुई। 7 दिनों की औसत पॉजिटिविटी रेट 4.5% हुई। केवल 7 जिलों में ही 5% से अधिक पॉजिटिविटी संक्रमण के मामले में एमपी 16वें से 19वें स्थान पर पहुंचा है। बुरहानपुर में इंदिरा कॉलोनी के पास कांग्रेस जिला अध्यक्ष और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई। जिला अध्यक्ष के रिश्तेदार को पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू की वजह से रोका था और इस वजह से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नाराज हो गए और पुलिस से बहस करने लगे। कांग्रेस नेता ने पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। अब जब मुकदमे की बात आ रही है, आप अधिकारियों को रोक सकते हैं, ऐसे धमका सकते हैं कि आकर के धमका रोके मैं आपको। इनको यदि पूछा है किसी ने नाम पूछा है, ये पुराने आदमी हैं, ये पुराने आदमी। इन्होंने रोका सर मेरे को। भैया मैं यहाँ खड़ा था, मैंने खुद कहा आपका जाना, आप लोग उधर जाना। हम खुद सपोर्ट करते हैं, हम खुद सपोर्ट करते हैं। क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप? चिल्ला रहे हैं? नहीं बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। आपका मतलब बिहेवियर ठीक नहीं, आपका बिहेवियर ठीक नहीं है। आप आगे यहाँ पर चमकाइए मत। और एक अहम खबर है, जहां पर पीएनबी में 13,000 रुपए के धोखाधड़ी के आरोप में फरार मेहुल चौकसी को कैरिबियाई देश डोमिनिका से गिरफ्तार किया गया। पीएनबी घोटाले का आरोपी है मेहुल। एंटीगा मीडिया के हवाले से ये खबर दी गई है। आपको बता दें कि घोटाले के सामने आने के बाद 2018 से मेहुल चौकसी फरार है, जिसे भारत लाने की कवायद भी चल रही है। तो सूत्रों के मुताबिक सीबीआई मेहुल चौकसी को जल्द ही भारत ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक मेहुल चौकसी को भारत लाने के लिए सीबीआई के अधिकारी इंटरपोल के संपर्क में हैं और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से संपर्क करने की रणनीति बना रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए। शंकर, मेहुल चौकसी को गिरफ्तारी की तैयारी चल रही है, क्या ये पूरी रणनीति है? देखिए, मेहुल चौकसी को भारत में लाने की जो तमाम कोशिशें हैं वो की जा रही है। हालांकि साल 2018 से ही मेहुल चौकसी भारत में तकरीबन 13,500 करोड़ रुपया
बैंक घोटाला के मामले को अंजाम देकर यहाँ से फरार हो गया था और वो एंटीगुआ में छुपा हुआ था। एंटीगुआ आइलैंड जो है वहां पे छुपने की वजह यह रही है कि वहां पर वो एक आइलैंड है और वहां पे नागरिकता लेकर रह रहा था और भारत के साथ उस आइलैंड का कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। लेकिन जिस तरह से 23 तारीख को ये फरार हुआ था, फिर से एंटीगुआ से फरार हो गया था और दूसरे देश जाने की ये कोशिश कर रहा था, लेकिन उस जिस तरह से बकायदा उसे गिरफ्तार किया गया है और जिस तरह से बकायदा उस दूसरे आइलैंड से अब भारत में लाने की जो कोशिशें हैं, कोशिश के लिए बकायदा टीम लगी हुई है और भारत की जो जांच एजेंसी है सीबीआई की टीम इंटरपोल से संपर्क में है और इंटरपोल को कह रही है कि इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस पहले ही जारी रखा गया है तो इसे सौंप दिया जाए। लेकिन जिस तरह से बकायदा डोमिनिका आइलैंड जो है वहां पे बरामद किया गया है तो कोशिश की जा रही है जितना जल्द से जल्द उसे भारत में लाया जाए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शंकर जानकारी के लिए। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। मेहुल पर 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। इंटरपोल के संपर्क में सीबीआई है और आपको बता दें कि जल्द ही भारत इन्हें लाया जा सकता है। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर जबलपुर से है, जहां पर नकली रेमडेसिविर मामले के मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह मोखा को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस की तरफ से कोर्ट में रिमांड की अर्जी लगाई गई थी और आपको बता दें कि जिस समय सरबजीत सिंह मोखा की गिरफ्तारी हुई थी उस समय वो कोरोना से संक्रमित था, जिसकी वजह से पुलिस उसे पूछताछ नहीं कर पाई थी। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर सरबजीत सिंह की कोर्ट में पेशी हुई, जहां से पुलिस को उसकी रिमांड मिल गई। पुलिस के मुताबिक इस मामले के सभी आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी। मैं आरोपी सरबजीत सिंह मोखा जो एनएसए प्रकरण में केंद्रीय जेल में निरुद्ध थे, हमारी एसआईटी के द्वारा इसमें प्रोडक्शन वारंट के तहत हमने पुलिस रिमांड की मांग की थी माननीय न्यायालय से, जो आज प्रोडक्शन वारंट पर सरबजीत सिंह मोखा को केंद्रीय जेल के द्वारा कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और वहाँ पर पूरी दलीलें होने के बाद माननीय कोर्ट ने हमारा पक्ष सुना और उसको स्वीकार करते हुए 3 दिन की पुलिस रिमांड सरबजीत सिंह मोखा के लिए दी है। तो क्या कुछ खास तथ्य हैं जो खुलासे अभी भी बाकी हैं जिनसे पर्दा उठ सकता है? बिल्कुल, इस पूरे प्रकरण में सरबजीत सिंह मोखा की मुख्य भूमिका है और उसी के तहत सारे विवेचना अभी आगे की जानी है। सीधी में मानव नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। रामपुर थाना इलाके के मलदेवा गांव में चरवाहे ने सुनसान इलाके में कंकाल को देखा और पुलिस को जानकारी दी। शव के पास कपड़े मिले हैं, इससे शव के पुरुष होने की आशंका जताई जा रही है। कंकाल की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। पहाड़ पर मिले कंकाल को 1.5 महीने से ज्यादा पुराना बताया जा रहा है। मलदेवा के जंगल जो है परखुड़ी गांव में आता है, तो प्रातः 9 बजे पुलिस को सूचना दी गई। यहाँ पे एक अज्ञात नरकंकाल मिला। तस्दीक करने मौके पर पुलिस गई, मैं भी गया वहाँ पे, देखा तो एक नरकंकाल पाया गया। पास में उसके कपड़े भी मिले हैं। अभी इसकी तस्दीक हेतु हमने अन्य रीवा जिले के थानों को और सीधी जिले के अन्य थानों से जानकारी हमने प्राप्त कर रहे हैं इसकी पहचान हेतु, और आगे जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। होशंगाबाद के कई गांवों में दूरसंचार सेवा आज भी लोगों के लिए सपना ही है। इसके कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी जिले के सिवनी मालवा तहसील के ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क नहीं होने से लोग वैक्सीनेशन सहित दूसरी कई सेवाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तहसील के कई ग्रामों के युवा नेटवर्क के अभाव में कोविड वैक्सीन लगाने के लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे। ग्रामीण बताते हैं कि उन्हें पेड़ों और घरों की छत पर घंटों बैठकर नेटवर्क आने का इंतजार करना पड़ता है। और यहाँ पर नेटवर्क की बहुत ज़्यादा समस्या है, नेटवर्क मिलता नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पर अभी महामारी कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है पहले मुझे, और यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलने के कारण हम वैक्सीन का उपयोग नहीं ले पा रहे हैं और न रजिस्ट्रेशन।
सागर के मानेगांव में बाइक और बैलगाड़ी के बीच हुई टक्कर में 18 साल का एक लड़का बाल बाल बच गया। घटना सागर जिले की है। बाइक से अपने मामा के घर जा रहे शिवम राजपूत की बाइक एक बैलगाड़ी से टकरा गई और उस दुर्घटना में बैलगाड़ी से निकली हुई एक लकड़ी शिवम के सीने को चीरती हुई आर पार हो गई थी। लेकिन गनीमत यह रही कि शिवम की सांसें चल रही थी। आनंद फानन में उसे सागर के एक निजी अस्पताल भर्ती किया गया। करीब 5 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद डॉक्टर शिवम की जान बचाने में कामयाब रहे। तो देवास जिले में ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है। जिले में ब्लैक फंगस के अब तक 24 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। वहीं एक मरीज की मौत हो गई। ब्लैक फंगस के 2 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे। जिला स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक ब्लैक फंगस के 32 मरीज के मामले सामने आए हैं और जिन्हें बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है।